नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी क्या चल रहा है, क्या नई डेवलपमेंट्स हैं। लोकसभा में एनसीपी शरद पवार ग्रुप का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है, ऐसा शरद पवार जी ने भी कहा है। और अब उसमें भी नए चेहरे आ रहे हैं और दूसरी तरफ संजय राउत शिवसेना के ये कहते हैं कि हमने 85 सीटें ले ली हैं, 15 सीटों पर अभी जो है वो निर्णय होना बाकी है। 33 सीटों पर अभी फिलहाल कौन से दल होंगे, कौन सी वहां पे लोकल अलायंसेस होंगे जिनको वो एडजस्ट करेंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी है और जो एमबीए के साथ छोटे दल हैं महाराष्ट्र के, वो जुड़ेंगे। पर 15 सीटों पर शतक बनाने के लिए कांग्रेस और शिवसेना, क्योंकि अब क्या है, एनसीपी का जो अरेंजमेंट हुआ है उसमें तीनों दलों के पास 85 सीटें आ गई हैं। 15 जो अब सीटें हैं उन पर बंटवारा कैसे होगा। संजय राउत साहब कह रहे हैं हम सेंचुरी मारेंगे, कांग्रेस पार्टी में नाना पटोले कह रहे हैं हम सेंचुरी मारेंगे, और शरद पवार साहब ने दोनों दलों की लड़ाई में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। आपको याद होगा कि जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें 48 सीटों में से 30 सीटें जो है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जीती थी। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को 17 सीटें मिली थी। एनडीए के साझेदार में से कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। सेना उद्धव ठाकरे ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनसीपी 10 सीटों में से 8 सीटों पर जीती थी। तो स्ट्राइक रेट उनका सबसे अच्छा था और अब वो बिल्कुल शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने हालांकि अभी उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित ना करने का फैसला किया है और इसके बजाय उन्होंने नामांकन दाखिल करने के लिए ए और बी फॉर्म सब कैंडिडेट्स को सौंप दिए हैं। 1600 लोगों ने एनसीपी शरद पवार ग्रुप से टिकट मांगी है उन 85 सीटों के लिए। अंदरूनी सूत्रों का कहना है पवार के लिए ये चुप्पी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दूसरों से प्रभावित हुए बिना हमारी रणनीति की योजना बनाना जारी रखते हैं। तो शरद पवार जो है वो, उनका पास हमेशा एक ट्रम्प कार्ड होता है, केस ऑफ बेस होता है, और इसीलिए शरद पवार को आज भी राजनीतिक महाराष्ट्र जगत का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए सुधीर सक्सेना जी मौजूद हैं। सुधीर सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पे पैनी नजर रखते हैं। सुधीर जी, जो मैंने बात की, अभी जो पवार साहब ने फॉर्म ए और बी सबको कहा अप्लाई कर दो और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जिसको टिकट मिले तो दूसरा कैंडिडेट जो है वो दूसरी पार्टी में जाके टिकट मांगना शुरू हो जाए। तो सांगली जिले के इस्माइलपुर में हाल ही में पार्टी ने एक रैली में पवार जी ने राज्य एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल, जो उनके प्रमुख हैं, जो स्टेट के हैं, उनके नेतृत्व गुणों की प्रशंसा भी की है और कहा है कि वो उन पर पूरा भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि पाटिल राज्य को सही दिशा में ले जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने शिवसेना यूबीटी नेताओं को, खासकर संजय राउत और अनिल देसाई के साथ बुधवार शाम एनसीपी के दिग्गज नेता के साथ बैठक की थी, जिसमें आगे चर्चा हुई थी। इन मतभेदों के चलते अब जयंत पाटिल का भी नाम आ गया है, क्योंकि मान लीजिए अगर 85 में से 70 या 75 सीटें एनसीपी जीत जाती है तो जाहिर तौर पर चीफ मिनिस्टर उनका भी हो सकता है। उधर उद्धव ठाकरे के पास भी 85 सीटें हैं, अगर वो सैकड़े की तरफ बढ़ते हैं तो उनका भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। और तीसरी तरफ नाना पटोले और बाला साहब थोराट, जो विदर्भ और कोंकण महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में टिकट के बंटवारे को लेकर लड़ रहे हैं, अगर उनकी सीटें ज्यादा जाती हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस का सीएम बने। ये एक अच्छा मैच हो रहा है जब एक बैटिंग लाइनअप होती है जिसमें कहा जाता है कि हमारी टॉप 5 या टॉप 5-7 बैट्समैन जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, लाइनअप है हमारी। जैसे आपको याद होगा एक समय गांगुली होते थे, गांगुली के साथ द्रविड़ होते थे, द्रविड़ के बाद नंबर 3 पे सचिन तेंदुलकर आते थे, उसके बाद धोनी आते थे। तो टॉप 5-7 जो बैटिंग लाइनअप होती है वो किसी भी विपक्षी दूसरे उसको टीम को असमंजस में डाल देती है। लग तो ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बॉलिंग, अब कौन सी गुगली वो लेकर आएंगे, क्या उनकी उनकी बॉलिंग लाइनअप है, ये डिसाइड करना अब आरएसएस और बीजेपी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं महाराष्ट्र के परिवेश में
अब ये जो एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो अलायंस, अब फॉर्मिडेबल अलायंस है, इसमें बाजी कौन मारेगा इन तीनों में से? जी धन्यवाद आत्मजीत जी। आपने महाराष्ट्र के चुनाव की तुलना जिस तरीके से क्रिकेट से की वो बहुत दिलचस्प है। और यूं भी भारतीय क्रिकेट में बंबई और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का मोटे तौर पर वर्चस्व रहा है। क्रिकेट भारत में क्रिकेट के प्रारंभ से ही अभी तक देखें तो बंबई और महाराष्ट्र के सर्वाधिक खिलाड़ी उसमें रहे हैं। तो आपने जो मैच की बात कही और बैटिंग ऑर्डर की बात कही है, और ये जैसा कहा है कि आपने अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महायुति कौन सी गोगली का इस्तेमाल करती है। तो जिस तरीके से आघाड़ी के घटक दलों ने यानी कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपने बल्लेबाजों को पिच पर उतारा है, मैदान में उतारा है। और तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उसके मुकाबले महायुति यानी शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी, जिनके हाथों में आज महाराष्ट्र की सत्ता है, वो कौन सी गुगली या यार्कर फेंकते हैं अथवा नो बॉल फेंककर मैच को अपने विरुद्ध जाने का रास्ता प्रशस्त करते हैं। शरद पवार की आपने बात कही, तो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी है। सत्ता भले ही महाराष्ट्र में महायुति के हाथों में हो, लेकिन शरद पवार की महत्ता से, उनकी केंद्रीय भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप याद कीजिए कि कुछ साल पहले जब तड़के राजभवन में देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई गई थी, उसके बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान शरद पवार ने ध्वस्त किया था। अजित पवार को वापस ले आए थे, अजित पवार फिर चले गए और लॉन्ड्री में धुलकर वो पाक साफ हो गए। ये बात दीगर है कि शरद पवार ने आज तक अपने भतीजे अजित पवार को माफ नहीं किया है। और अजित पवार जो पवार घराने के गढ़ बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर उन्होंने अपने पौत्र यानी अजित पवार के भतीजे योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है। जाहिर है कि बारामती में इस बार बहुत कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा और कोई ताज्जुब नहीं है कि अजित पवार को उसी तरह मात का सामना करना पड़े जिस तरह से मात का सामना उनकी पत्नी ने उनकी बहन के सामने, सुप्रिया के सामने किया था। सुनेत्रा और सुप्रिया की लड़ाई आपको याद होगी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और एक और जो उल्लेखनीय घटना ये घटी है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की परंपरागत सीट है, जहां से वो पिछले दोनों चुनाव में जीते हैं, 2009 में भी, 2014 में भी, 2019 में भी। वो सीट है कोपरी पचपाखड़ी। तो कोपरी पचपाखड़ी वो सीट है जहां पर शिवसेना के नेता एक समय जिन्हें धर्मवीर के नाम से संबोधित किया जाता था और जिनका 50 वर्ष की उम्र में एक आकस्मिक दुर्घटना के बाद अस्पताल में निधन हो गया और जिसपे बड़ा बवाल भी मचा था, उनके शिष्य हैं। एकनाथ शिंदे उसी आनंद दिघे के शिष्य हैं और आनंद दिघे को एकनाथ शिंदे अपना आदर्श, अपना गुरु मानते हैं। तो जो कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बहुत सोच विचार करके एकनाथ शिंदे को चुनौती देने के लिए आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को मैदान में उतारा है। तो आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे से मुकाबला करना मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के लिए आसान नहीं होगा, टेढ़ी खीर साबित होगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में चौथी बार शिंदे जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। इस तरह के अनेक ऐसे मुकाबले हैं जो इस बार महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। 85-85-85 ये तीन जो समान अनुपात में सीटों का बंटवारा हुआ है, वो काफी माथापच्ची और विचार विमर्श के बाद हुआ है। और इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शरद पवार की पार्टी को संख्या की दृष्टि से सीटों का लाभ मिला है। कांग्रेस की सांसद संख्या 1 से बढ़कर 14 पर पहुंच गई थी और नांदेड़ में जो असामयिक निधन के बाद सीट रिक्त हो गई। और भारतीय जनता पार्टी को नांदेड़ की सीट में भी पराजय का सामना करना पड़ा था, जबकि वो
अशोक चव्हाण को लेकर आए, खानदेश में विखे पाटिल को अपने यहाँ लेकर आए और अन्य उन्होंने तमाम युक्तियां अपनाई थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उनकी सदस्य संख्या घट गई थी और दहाई में भी नहीं पहुंच पाए थे। तो ये जो मुकाबला है, अब जैसे आपने नाम लिया जयंत पाटिल का, तो जयंत पाटिल निश्चित ही अगर संख्या बल की दृष्टि से एनसीपी शरद पवार अन्य दोनों सहयोगी दलों से आगे रहती है, तो जयंत पाटिल जो कि इस्लामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा हो सकते हैं। इसी तरह काटोल से अनिल देशमुख लड़ रहे हैं और मैंने आपको बताया कि बारामती से योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा गया, जो अजित पवार को चुनौती देंगे। और एनसीपी अजित पवार ने मुंब्रा में जितेंद्र आव्हाड को और करजन जामखेड़ से रोहित पवार को और रोहिणी खड़ से मुक्ताई नगर से, तो ये पवार परिवार के कई लोग इस बार चुनाव मैदान में हैं। और नागपुर जहां से नितिन गडकरी संसद में पहुंचे हैं और जिनके एक अलग लोकप्रिय छवि है और जिनके काम को उनके विरोधी भी सराहते हैं, लेकिन वहां पर जो देवेंद्र फडणवीस और उनके सहयोगी हैं, वो मुझे लगता है कि अपने आचरण से कहीं ना कहीं समाज में उनको लेकर मतदाताओं के बीच नुक्ताचीनी है और उनका अंदरूनी विरोध भी है। तो देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से एक बार फिर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आप एक दिलचस्प बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान को लेकर जिस तरीके से छिटपिट बयान आते रहे हैं, या बयान से अधिक उसके जो फैसले हैं, उनको लेकर ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति को चोर दरवाजे से लागू करना चाहती है। जिस तरीके से लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से बुलडोजर की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से फर्जी या प्रायोजित एनकाउंटर हो रहे हैं, जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, तो लगातार जो ये घटनाएं घट रही हैं, उससे इस बात को बल मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की आस्था संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में नहीं है। तो वहां पर नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ये ऐलान किया कि वो नामांकन के पूर्व बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। ये विशुद्ध एक राजनीतिक कदम है। इसके बरक्स आप एक और घटना मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे इनकी मनोवृत्ति का पता चलता है कि आशीष शेलार, जो कि महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एनसीपी के टिकट पर नवाब मलिक को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में अपनी राय व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि वो नवाब मलिक को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हैं। तो किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को सहयोगी दल की ओर से उम्मीदवार घोषित करने का जबकि आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता विरोध कर रहा है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी की मनोवृत्ति का पता चलता है। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र में 13% मुस्लिम मतदाता हैं, 22% मराठा मतदाता हैं और करीब 12% महार मतदाता हैं। तो ये सब मिला के 47% मतदाता इन तीनों वर्गों से आते हैं। और विदर्भ जहां पर 62 सीटें हैं और जिसके पास में माना जाता है कि महाराष्ट्र में सत्ता की किल्ली विदर्भ के पास है, वहां पर कुंडवी मतदाताओं की संख्या लगभग 36% है। जी आत्मजीत जी। मैं विदर्भ की बात करूं उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन है उसके पहले जो लोकसभा के 2024 के इलेक्शन हुए थे उसमें विदर्भ की 62 सीटों में महायुति जो है वो 19 सीटों पर जीत हासिल करी थी, अगर उसको हम डिवाइड करें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, और 42 सीटों पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी आ गई थी। वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें तो 70 में से 30 सीटें महायुति की थी और एमवीए की 35। नॉर्थ महाराष्ट्र की बात करें तो 22 सीटें महायुति की थी और 13 महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की। मराठवाड़ा की बात करें तो 12 सीटें मात्र महायुति की थी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी 32 सीटों पर जीत हासिल कर रही थी। थाने कोंकण की बात करें तो थाने कोंकण में महायुति ने अच्छा रिजल्ट दिया, 27 सीटों पर जीती, जबकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी 11 सीटों पर आगे थी। मुंबई की 36 सीटों की बात करें तो 16 सीटों पर महायुति थी और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत हासिल करी। अगर कुल मिलाकर हम ये सारी चीजों को जोड़ लें तो 126 पर महायुति आती है
और 153 पे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी आती है। ये लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट है, पर लोकसभा के चुनाव परिणामों को आप एक एनालिसिस के लिए रख सकते हैं, पर उसको आप मिरर नहीं कर सकते कि वो असेंबली इलेक्शन में भी वही रिजल्ट होंगे। अब क्योंकि विदर्भ के सहारे ही महाराष्ट्र में सरकार बनाई जा सकती है, ये बात आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी क्लियरली पता है। तो जो लाडली बहना योजना निकाली गई थी और उसमें जिस तरीके से ट्राइबल्स और खासकर महिलाएं और अनुसूचित जाति जनजाति के अकाउंट्स में पैसे जमा कराए गए, एक बड़ा चंक 2024 लोकसभा की फेलियर के बाद ये आया कि अगर ये पैसे जमा नहीं कराए गए तो इस बार भी ट्राइबल एरिया में अनुसूचित जनजाति जाति का या ओबीसी समाज का वोट मिलना मुश्किल है। और यही जैसे कि मैंने आपको बताया, विदर्भ में, नॉर्थ महाराष्ट्र में, मतलब विदर्भ में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में और थाने कोंकण एरिया में तो इनका काफी जो है, थाने कोंकण को छोड़ के बाकी एरियाज में वो पीछे रहे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से। अब इम्प्लीमेंटेशन अगर लाडली बहना योजना की हो गई, जिसमें पैसा जमाना शुरू करा दिया, आरएसएस की पूरी नागपुर से जो इलेक्शन मशीनरी है, चाहे वो ओबीसी समाज के लोगों को टैप करने की कोशिश कर रही है, चाहे मित्र मंडली बनाकर वो डिफरेंट अलग अलग गांव प्रदेशों में और जगह भेज रही है, और उनकी भजन मंडली भी लगी हुई है शहरों में जो चुनाव प्रसार का काम कर रही है। तो और खासकर एससी एसटी एरियाज में, जैसे कि मैंने कहा अनुसूचित जाति एरिया में, अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए विदर्भ को और नॉर्थ महाराष्ट्र को खासकर टारगेट कर रही है। आपको क्या लगता है कि विदर्भ से ही महाराष्ट्र की सरकार का रास्ता निकलेगा, और कितना कारगर होगी ये लाडली बहना योजना और आरएसएस का अब चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के लिए उतरना? क्योंकि जेपी नड्डा साहब ने कहा था अब हम सक्षम हो चुके हैं लोकसभा में। जब उनका ये बयान आया कि हम सक्षम हो चुके हैं, उसका रिजल्ट ये है कि महाराष्ट्र में महायुति 126 सीटों पर सिमट गई और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी 153 सीटें लेकर आगे निकल गई और 30 सीटें लोकसभा की जीती। आत्मजीत जी, देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आरसी या आईना या मिरर नहीं है, लेकिन जनता की रुझान को समझने का एक जरिया, ये एक माध्यम जरूर है। जहां तक महाराष्ट्र में सत्ता की किल्ली या सत्ता की कुंजी का सवाल है, तो मुझे लगता है कि आज भी सत्ता की किल्ली महाराष्ट्र में विदर्भ के पास में है, जहां की 62 सीटें हैं, और नागपुर विदर्भ की राजधानी या संस्कारधानी जिसे कह सकते हो, और महाराष्ट्र की उप राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, और नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता छिटपुट तौर पर बयान कुछ भी दें, या नड्डा भले ही कहें कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, लेकिन आरएसएस को अपनी अवधारणा को, अपने अभीष्ट को, अपने एजेंडा को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी आरएसएस का पालित पुत्र है, उसको पाल पोसकर आरएसएस ने बड़ा किया है। बीजेपी की स्थिति दयनीय या कमजोर हो सकती है अगर आरएसएस अपने स्वयं सेवकों को उनके प्रचार प्रसार के लिए नहीं उतारे। आप गौर कीजिए, जम्मू कश्मीर में जब घाटी में चुनाव होते हैं तो आरएसएस वहां अपने जी गणेश रेड्डी और माधव जी को भेजती है। यहाँ पर सुहास भगत, हितानंद शर्मा और अरविंद मेनन को तैनात किया जाता है। मध्य प्रदेश, जो कि आरएसएस की प्रयोगशाला है, वहां से कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा को बुलाकर नागपुर में तैनात किया जाता है। तो ये सोचना कि आरएसएस के बीजेपी से रिश्तों में खटास है या फासले हैं, गलत होगा। छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इनको कोई और नहीं, उनको कोई ठौर नहीं की तर्ज पर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव, जो प्रतिष्ठा के चुनाव हैं, उसमें आरएसएस पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करेगी। अब हम शरद पवार की भूमिका पर एक बार फिर लौटें, तो जैसा कि मैंने कहा कि उनकी केंद्रीय भूमिका है, और पिछले दिनों आप याद कीजिए कि शरद पवार और अमित शाह के बीच जो जुबानी जंग हुई थी, उसकी खटास है, उसकी अनुभूति अभी मिटी नहीं है या गायब नहीं हुई है। अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना या भ्रष्टाचार का मुखिया या डॉन कहा था।
शरद पवार बहुत परिपक्व नेता है और अपनी भाषा का संयम नहीं खोते हैं, असंसदीय भाषा वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने तैश में आकर कहा था अमित शाह को, ये तड़ीपार नेता मुझे नसीहत दे रहा है। तो शरद पवार का अमित शाह को तड़ीपार कहना, अमित शाह का शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहना, ये कहीं ना कहीं ये शब्द जो है सत्ता के गलियारे में या महाराष्ट्र की फिजा में अभी भी गूंज रहे हैं। और बाल ठाकरे का मातोश्री या शरद पवार का श्रीवर्षा बरसों बरस महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र रहे हैं, जहां से महाराष्ट्र की राजनीति परिचालित होती रही है। आप गौर करें कि इस बात तो टिकट वितरण में बड़ी दिलचस्प चीजें आई हैं, जैसे कि बीजेपी के एक नेता है राजकुमार बडोले। सीट शेयरिंग में जब दिक्कत आ रही थी कि बडोले जी को टिकट नहीं दिया जा सकता है, तो रातों रात जो है अजित पवार की एनसीपी में आ गए और उनको अब अर्जुनी मोरेगांव से टिकट दिया गया है। इसी तरह कांग्रेस के एक नेता थे भरत गावित, उनको नवापुर से एनसीपी अजित पवार ने टिकट दिया है। तो जिस तरीके से दल बदल चुनाव के पूर्व परवान चढ़ रही है और जिस तरीके से सीट शेयरिंग के जरिए अधिकतम फायदा उठाने की रणनीति के तहत सभी दल काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी गुल खिलने का दौर है और नए नए गुल खिलेंगे, कुछ भी हो सकता है। और कहना कठिन है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन पलड़ा जरूर महायुद्ध के मुकाबले आगाड़ी का भारी है। आदमी जीत जी। मैं चलते चलते एक आखिरी टिप्पणी लूंगा। पाटन में, महाराष्ट्र की पाटन में अपनी एनसीपी जो है 10 साल से जीती नहीं थी शरद पवार की, तो उन्होंने वो सीट जो है उद्धव ठाकरे ग्रुप को दे दी कि चलिए आप लड़ लीजिए। और मराठवाड़ा में 2 से 3 सीटें उन्होंने अपने खाते में ले ली, क्योंकि 85 सीटों पर लड़ना। एक इंडिपेंडेंट एमएलए को भी उन्होंने पार्टी में शामिल किया। उधर जीशान सिद्दीकी ने कहा कि एनसीपी ने अपनी सिटिंग सीट उद्धव ठाकरे को देकर अपना नुकसान कराया है, और उन्होंने इस बयान को देकर उससे पहले उन्होंने कह दिया कि वो अब एनसीपी अजीत पवार के साथ जाएंगे और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में नहीं बल्कि महायुक्ति में वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे, वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों बातों पर शरद पवार की नेगोशिएटिंग स्किल्स और जीशान सिद्दीकी का एनसीपी अजीत पवार की तरफ जाना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैंने कहा ना कि तात्कालिक लाभ और दीर्घकालिक लाभ दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए या अपने अभीष्ट को साधने के लिए आप एक दल से दूसरे दल में, एक गुट से दूसरे गुट में जाते हैं, लेकिन अंततः चीजों का फैसला इस बात से होता है कि आप कितने कामयाब हुए हैं, आप हारे हैं कि जीते हैं। हर दल, हर नेता अपनी गोटियां इस तरह से बिछाता है कि उसको अंततः सफलता मिले। तो इसको भी आप इसी रणनीति से देखिए कि एक बीजेपी के नेता टिकट पाने के लिए सहयोगी दल अजित पवार का दामन थाम देता है, जबकि गुट एक ही है, दल एक ही है। तो अपने हितों की कई बार बलि देनी पड़ती है, और मोर्चा हारना और लड़ाई हारना दो अलग अलग चीजें हैं। कई बार आपको 2 कदम पीछे खींचने पड़ते हैं, कई बार समझौते करने पड़ते हैं, कई बार आपको मन महसूस कर वो बातें भी माननी पड़ती हैं जो लोगों को आपके हित में नहीं दिखती या लोगों को जिस पर ऐतराज हो सकता है। तो इन घटनाओं को इसी तरह से लीजिए। बड़ी बात यह है कि अगर महा आघाड़ी के नेता एकजुट होकर अपने एकमात्र लक्ष्य कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को सत्ता में आने से रोकना चाहती है, इस पर एकमत होकर समवेत प्रयास करते हैं, तो हमें सारी घटनाओं को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और इस बात का इंतजार करना चाहिए कि 23 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा तब क्या नतीजा आता है। और ईवीएम के जरिए जो लोचा हो सकता है वो आपने छत्तीसगढ़ में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, हरियाणा में भी देखा, सूरत में या इंदौर में या अन्यत्र किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, ये भी आपके सामने है। तो इन सारी चीजों को याद में रखते हुए महाराष्ट्र के चुनाव पर नजर रखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। आदमी जीत जी। जैसे कि संजय राउत कहते हैं कि हम पहले ही शतक के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि 85 तीनों दल जो हैं वो 85 सीटों पर लड़ रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर हम 2-4 छक्के लगा लेते हैं तो शतक पूरा हो जाएगा। और खेल अभी भी जारी है, खेल में एक दिन और बचा है, इसलिए हम बचे हुए रन भी ले लेंगे। इसी पॉजिटिव नोट जी श्री सक्सेना जी। ये देखिए, जो संजय राउत अच्छे नेता हैं और निष्ठावान नेता हैं,
लेकिन वो कई बार अति आत्मविश्वास के शिकार नजर आते हैं। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है बड़ा घाटे का सौदा है। आपने देखा हरियाणा में क्या गति हुई है आपकी, आप ईवीएम को लेकर सचेत नहीं रहे आखिर, और मनोमालिन्य दूर नहीं कर सकते, तो सारी चीजें हैं। तो छक्का लगाने के फेर में बाउंड्री पर कैच होने का खतरा भी रहता है, तो ऐसे छक्का ना लगाएं कि आप बाउंड्री पर कैच हो जाएं। राउत को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और शरद पवार का अनुभव कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत कीमती है आघाड़ी के लिए, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से, संवैधानिक मूल्यों के लिहाज से, और लोकतंत्र में जो कहना चाहिए, जैसे डॉक्टर लोहिया कहते थे, रोटी लगातार तवे पे पलटती रहनी चाहिए, तो रोटी पलटने का हमें दृश्य महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद आदित्य जी। जी, आखिर में मैं ये कहूंगा आप ही की बात पर कि वीरेंद्र सहवाग के साथ राहुल द्रविड़ खड़े होते थे, ओपनिंग करते थे इंडियन टीम की। तो वीरेंद्र सहवाग जो है चौके छक्के मारते थे और राहुल द्रविड़ जो है वो आखिरी तक इनिंग खेलते थे। तो इस महा विकास अघाड़ी के जो राहुल द्रविड़ हैं वो शरद पवार, और जो चौके छक्के लगाने वाले हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। तो देखते हैं ये मैच किस तरफ ये मैच किस तरफ जाता है। हालांकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भी अपने फास्ट बॉलर्स और स्पिन बॉलर्स को लेके आएगी। मैच इंटरेस्टिंग होगा, पिच इंटरेस्टिंग है और माहौल भी ठीक है, मौसम भी बढ़िया है। देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर सक्सेना जी आज की चर्चा में भाग लेने। नमस्कार, जय हिंद।